Morning, guys. My name is Ankit Garg. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 14th October current affairs. Hope आप सभी का वीकेंड अच्छा गया हो. तो लेट्स स्टार्ट फॉर द डे. इजरायली टैंक्स रैम गेट टू द यूएन पीस मिशन इन लेबनान. इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. इट इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद राहुल गांधी जी ने जो है मीटिंग कॉल की है महाराष्ट्र के कांग्रेस लीडर्स के इन दिल्ली टुडे. महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाले नवंबर में, आप सभी को पता है. फिर बिश्नोई गैंग ने जो मिस्टर वो जो है संजय दत्त के साथ उनके अलायंसेस थे, बाबा जी जो है उनकी डेथ के बेसिस पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ मिला है उसमें. लाइकली है, इट इज लाइक पुलिस इज सेइंग दिस. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट न्यूज़. लेट्स स्टार्ट फॉर द डे. अभी भी वो चल ही रहा है कि भाई बंगाल डॉक्टर्स जो है प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं. अभी लेट्स सी कि कब फाइनल कंक्लूजन निकलता है इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट का. So let's start for the day. So इजरायली टैंक्स रैम गेट टू द यूएन पीस मिशन इन लेबनान. आपको पता है कि अभी इसराइल जो है वो छोड़ेगा नहीं. ना ही हिजबुल्ला को छोड़ेगा, ना ही हमास को छोड़ेगा, ना ही हाउदीज को छोड़ेगा, जहां पे भी है. फिलहाल हिजबुल्ला के चल रहा है. हिजबुल्ला के जो स्टेशन है वो लेबनान के अंदर हैं, और लेबनान के अंदर जो आपको पता है हर जगह यूएन सिक्योरिटी पीस फोर्सेस होती है. उसमें इंडिया के भी लगभग 10,000 यूएन सिक्योरिटी पीस ऑफिसर्स होते हैं. 10,000 पीस कीपर्स. उसमें 50 कंट्रीज कंट्रीब्यूट करता है. कोई पैसे दे के कंट्रीब्यूट करता है, कोई सोल्जर्स दे के कंट्रीब्यूट करता है. इंडिया अपने मैक्सिमम सोल्जर्स देता है, थोड़ा बहुत पैसा भी देता है. तो 903 सोल्जर्स जो है वो पीस कीपिंग फोर्सेस में, यूएन की फोर्सेस में, वो इंडिया के बंदे हैं. तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे साउथ लेबनान के अंदर भी यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, और उन पीस कीपिंग फोर्सेस में इसराइल का टैंक चला गया उसका यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस के उस पे, और उनका उन्होंने जो गेट था वो उसके ऊपर क्रैश कर दिया. बेसिकली उसके ऊपर इंट्रूजन सा हो गया. तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जो रमैया के ऊपर है, रमैया इन साउदर्न लेबान, ऑन संडे द यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान said कि इजरायली डिफेंस फोर्स टैंक्स डिस्ट्रॉयड द मेन गेट ऑफ ए फैसिलिटी ऑफ द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस. इजरायली डिफेंस फोर्सेस गई, उसने रमैया के अंदर जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस है उसके अंदर उनका मेन गेट को क्रैश कर दिया. और यूएन फोर्सेस आर कमिंग अंडर अटैक फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव डे, उन्होंने यह बोला. सो फॉर 15 की पीस कीपर्स को जो है वो स्किन इरिटेशन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिएक्शंस जो हुए हैं. बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बना के अपील की है कि इट्स टाइम टू विड्रॉ द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस from the Hezbollah stronghold places so that they can combat with the Hezbollah terrorists. Your refusal to evacuate UNIFIL soldiers has turned them into hostages of Hezbollah. जो अभी तक नहीं किए गए वो hostages बन रहे हैं हिजबुल्लाह के. तो ये जो है इसराइल बोल रहा है कि हमारे सोल्जर्स के लिए भी, की लाइफ के लिए भी खतरा है. बस ओवरऑल ये था थ्रू आउट द एंटायरिटी ऑन द इंसिडेंट, नो डेंजर. तो फिर इसराइल ने क्लेम किया कि आप इसको वापस ले लो, और हमारी तरफ से कोई यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है. वो हमें उनको सेविंग के लिए ही और हमारे सोल्जर्स की सेविंग के लिए हमने वहां पे जाना पड़ा था. अदर देन दैट ऐसा कोई इशू नहीं है. होपफुली आपको ये मुद्दा समझ में आ गया. साउदर्न लेबनान में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस होती है, रामया होता है. कितनी कंट्रीज है, कैसे क्या डिस्कशन है, अभी प्रेजेंट का मुद्दा चल गया. तो ये इसमें डिस्क्राइब द पुटिंग ऑन द प्रोटेक्टिव मास्क. वहां पे वो उन्होंने जो है धूल वगैरह उड़ाई है कुछ एक्सप्लोजिव यूज करके, ताकि वो उसके अपने सोल्जर्स को प्रोटेक्ट कर सके. तो उस बेसिस पे जो है कुछ स्किन इरिटेशन वगैरह हो गई है, तो उसका ये मेन मुद्दा था. अब यूएन बोलती है या कोई भी बोलता है कि अगर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को आप ऐसे सर्च ऑपरेशन में या पीस कीपिंग मेंटेनेंस में या ऐसे इश्यूज में अगर कुछ अपोज करते हो, जो ब्रीच होता है इंटरनेशनल लॉ एंड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 2006 का. ये याद रखना है. इंटरनेशनल लॉ ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल 1701. और डेलिब्रेट अटैक इज ए ग्रेव वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड रेजोल्यूशन. मैंडेट यूएनआईएफएल मैंडेट करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन एरिया ऑफ ऑपरेशन एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ दिस वायलेशन इन 1701. सो ये जो है ये सारी चीजें थी इस मुद्दे पे. तो इसके अंदर वायलेशन है, तो इसके ऊपर सारी कंट्रीज जो हैं 34 ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज टू यूएनआईएफएल लेटर एंडोर्स विद 6 मोर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया कंडेमिंग द ऑनगोइंग अटैक्स ऑन द पीस कीपर्स. तो 34
ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर अभी 34 है, वो कंडेम कर रही है इस इसराइल के इसको कि भाई पीस कीपिंग फोर्सेस के को इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। ये था ओवरऑल मुद्दा। आपको पता है अभी एक मुद्दा भी होगा था, तो इसराइल ने यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी है उनको भी अलाउ नहीं किया था अपनी कंट्री में आने के लिए। ओवर 20 डिटेन फॉर द स्टीर आउटसाइड लद्दाख भगवान ब्लॉट ऑन डेमोक्रेसी वंचुक। ये बेसिकली आपको पता है मुद्दा चल रहा है, लद्दाख को जो है 6th शेड्यूल में का स्टेटस दिलवाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 20 पीपल थे जो गैदर्ड हुए थे आउटसाइड लद्दाख भवन, वेयर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक वांगचुक जो है वो लीड कर रहे हैं स्ट्राइक को। उनको डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। उन्होंने बोला कि पुलिस ऑफिसर सेड टू द प्रोटेस्टर दैट said the protesters had filed an application to hold a steer at Jantar Mantar, but it was under consideration and they won't allow to protest at any other location। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने वहां पे किया है तो वहां पे अभी तक आपका मुद्दा प्रोसेस में चल रहा है, तो उसके अलावा आप कहीं पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते पीसफुल। तो फिर वांगचुक ने बोला है कि ये सेक्शन 163 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रोहिबिशन है, मतलब वायलेशन है, विच प्रोहिबिट्स अनऑथराइज्ड गैदरिंग हैज बीन इम्पोज्ड इन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट। तो इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैनी पीपल केम हियर टुडे टू ऑब्जर्व ए साइलेंट प्रोटेस्ट। इट इज रियली सैड दैट दे वर डिटेन्ड। इट इज सैड बिकॉज इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वी कांट इवन होल्ड ए साइलेंट प्रोटेस्ट। तो उन्होंने ये ब्लोट धब्बा बताया है बेसिक डेमोक्रेसी पे। पंजाब के फार्मर्स ने जो है रोड्स ब्लॉक करे हैं ओवर पैडी परचेज अनऑथराइज्ड, और जो पैडी परचेज है गवर्नमेंट के द्वारा वो ऑनगोइंग खरीफ मार्केटिंग सीजन के अंदर सही ढंग से ना होने की वजह से संयुक्त किसान मोर्चा ने स्टेट वाइड ब्लॉकेड किया है पंजाब के अंदर। भारतीय किसान यूनियन एंड हैज गिवन ए कॉल फॉर रेल रोको फॉर 3 आवर्स, जो कि कम्यूटर्स को हाईवे नेशनल हाईवेज को भी ब्लॉक किया है, उनको इनकन्वीनियंस कर रहा है। तो आप पंजाब जाने से आज बचो। प्रेसिडेंट रूल रिवोक्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। फाइनली जो है प्रेसिडेंट रूल रिवोक्ड है, बट अभी कंप्लीट स्टेटहुड का स्टेटस तो नहीं मिलेगा, अभी उसका ही स्टेटस है इनके पास यूनियन टेरिटरी का। एंड ए गैजेट नोटिफिकेशन टू दिस इफेक्ट वाज इशूड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री। द नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के जो लीडर हैं वाइस प्रेसिडेंट ओमर अब्दुल्ला विल बी द नेक्स्ट सीएम। सेंट्रल रूल वाज इम्पोज इन जम्मू कश्मीर ऑन October 31, 2019, और स्टेट्स को फिर दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था। अब इसको जो है प्रेसिडेंट रूल ने विड्रॉ कर लिया गया है। कांग्रेस ने हिट आउट किया है एट सेंटर ओवर डेथ ऑफ 2 अग्निवीर रिक्रूट्स। अग्निवीर रिक्रूट्स की जो है ट्रेनिंग चल रही थी, उस ट्रेनिंग में 2 बंदों की डेथ हो गई है। तो उसके ऊपर मिस्टर गांधी ने पूछा है कि व्हाई द फैमिलीज ऑफ द टू वुड नॉट गेट द सेम पेंशन एंड बेनिफिट्स आर दोज ऑफ द अदर सोल्जर्स किल्ड ऑन द ड्यूटी। तो ये बात है कि भाई अग्निवीर की जान की कीमत कम क्यों है, और जो बाकी ड्यूटी पे काम करते हुए मर जाते हैं उनकी कीमत ज्यादा क्यों है। तो इसके बारे में सीरियस क्वेश्चन लगाया है, विच बीजेपी गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू आंसर। विद द फैमिलीज ऑफ गोहिल एंड सफात रिसीव टाइमली compensation that is equivalent to the compensation for any other martyred soldier। ये पूछा है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लद्दाख के अंदर ओरोरे वैलिडेट स्पेस वेदर ट्रैकिंग साइंटिस्ट से बेसिकली क्या है कि साउदर्न नॉर्दर्न जो है नॉर्दर्न रीजन के अंदर आकाश में डिफरेंट डिफरेंट तरह के कलर लाइट दिखती है। वो होती क्यों है? वो सोलर स्टॉर्म्स के बेसिस पे होती है, जो कि पीरियोडिकली अकर करता है सन के इंटरनल डायनेमो के अंदर जो है सोलर स्टॉर्म आते हैं, जो क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इसकी, जो इंटेंसिफाइज होती रहती है, वीकन हो जाती है। दिस एक्टिविटी साइकिल लास्ट टिपिकली लास्ट्स 11 ईयर। तो इस तरह की चीजों से जो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड से डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स की रिफ्लेक्शन होती है और उस तरह का आकाश दिखता रहता है। तो ये जो है अभी इंडिया में भी दिखने को मिली है, लद्दाख में और बाकी एरिया में भी देखने को मिली। नहीं तो ये पहले स्पेसिफिकली नॉर्दर्न नॉर्दर्न एरिया में ये दिखती थी, स्वीडन नॉर्वे नॉर्वे के साइड पे। तो अभी जो है इसकी प्रिडिक्शन इंडियन साइंटिस्ट ने कर ली है। बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एट हेनले एंड बैराक इन लद्दाख कैप्चर द ऑरोरे। ये चीज याद रख लेना, बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एट हेनले एंड बैराक इन लद्दाख कैप्चर द ऑरोरे थ्रू आउट द नाइट। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज इंडिया एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, द ऑरोरा साइटिंग्स आर वैलिडेटेड दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बिकॉज वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये ऐसा होने वाला और ये हो गया। तो इससे हमें बहुत सारे सैटेलाइट फंक्शंस की वर्किंग में काम करने, इस प्रिडिक्शन से हम बहुत सारी एग्जैक्ट
प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, जिससे हमें टेक्नोलॉजिकली बहुत फायदा होगा। यूएस ने डिफेंस सिस्टम सेंड किया है ट्रूप्स को टू इसराइल। थर्ड बैटरी द डिलीवरी ऑफ थर्ड बैटरी रिस्क फर्दर इन्फ्लेमिंग द कंफ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। आपको पता है यूएस तो इसराइल को बैक करेगा ही, और यूएस ने फाइनली अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो भेज दिया है, जो कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसका फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी टू इसराइल अलोंग द ट्रूप्स ट्रूप्स के साथ नीडेड टू ऑपरेट इट एट पेंटागन साइड ऑन संडे। तो बाइडन की तरफ से इन्होंने ये भेज दिया है। और ये अभी इजरायली एयर डिफेंस को बचाएगा ईरान की बैलिस्टिक एयर मिसाइल से। और ये कह रहा है कि ऐसा मूव जो है फर्दर वॉर की सिचुएशन को बढ़ाएगा ही। अल्दो इसराइल अपने आप में सेल्फ कैपेबल है, उनका सिस्टम भी है, बट थर्ड आ जाएगा। और मतलब ये एक नोटिफिकेशन है कि अमेरिका जो है इसराइल को बैक कर रहा है, और अब इनके जो चीजें हैं वो कम, जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ेगी ही। और जो है इसराइल यूएस तो इसराइल को ही बैक करेगा, उन्होंने तो ये बोला। और अंडरस्कोर्स द यूनाइटेड स्टेट्स आयरन क्लेड commitment to the defense of Israel and to defend Americans Israel from any further ballistic missiles attacks by Iran। यूएस ने बोला है कि भाई हम यूएस के मेंबर्स और जो मेंबर्स इसराइल में रहते हैं उनको बचाने के लिए हम ये मूव कर रहे हैं। थर्ड इज कंसिडर्ड ए कम्प्लीमेंट्री सिस्टम टू द पेट्रियट बट इट कैन डिफेंड ए वाइडर एरिया, इट कैन हिट। ये 150 से 200 किलोमीटर से पहले कोई मिसाइल आ रही है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये है ओवरऑल सिस्टम। ऑस्ट्रेलिया पुट्स इंडिया सेमीफाइनल होप्स इन जियोपार्डाई। बेसिकली क्या है, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है वोमेन का, उसमें इंडिया हार गई है ऑस्ट्रेलिया से। और पहला मैच भी इंडिया हारी थी शायद न्यूजीलैंड से। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे अब इंडिया का सेमीफाइनल में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। उसकी जियोपार्डाई सिचुएशन हो चुकी है। अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत जाता है तो वो सेमीफाइनल में चला जाएगा। अगर न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान बड़े मार्जिन से जीत जाता है तो वो नेट रन रेट के ऊपर आ जाएगा इंडिया से, और फिर वो पहुंच जाएगा। अगर पाकिस्तान जीता और कम मार्जिन से जीता है तो फिर इंडिया के चांसेस है। तो ऐसी सिचुएशन है, 5-7 रन से ही हारी है। बट ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया है भाई, चाहे वो मैन हो चाहे वोमेन हो, वो ऐसे आने नहीं देते। अभी ये ओवरऑल ये कह रहे हैं कि जो दशहरा के ऊपर है वो रिटेल एंड सिनेमा चेन्स डल ही दिखा है। सेल्स ग्रोथ और कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है वो स्लो रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए 6 to 7% है, जो कि लास्ट ईयर 10 से 15% थी। बॉक्स ऑफिस जो है वो काफी कुछ कर नहीं पाया। जिगरा जो आलिया भट्ट की मूवी है बहुत ही स्लो गई है, फ्लोप आई उनसे। अपैरल में जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 7 to 8% ही दिखी है। रिटेलर एक्सपेक्ट जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ होने दिवाली पे दिखेगी। फिल्म एग्जिबिटर्स भी यही बोल रहे हैं। उसके बाद CCPA डायरेक्ट्स ओला टू द ऑफिसर चॉइस ऑफ रिफंड मोड। बेसिकली आपको पता है कि अभी ओला की जो EV2 व्हीकल्स है उनमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। और फिर जो डिबेट स्टार्ट हुआ था कुणाल कामरा और भाविश अग्रवाल जो ओला के CEO है, उसके बेसिस पे फिर कंज्यूमर सेंट्रल सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने अपने आप ही ये शिव मोतो के बेसिस पे केस अपने अंडर ले लिया, और ओला के ऊपर ओला से डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने ये बोला है कि ओला कैब्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्लियर चॉइस टू द कंज्यूमर। या तो बैंक अकाउंट ट्रांसफर करेंगे या कूपन वेयर दे सीक रिफंड ड्यूरिंग द ग्रीवेंस रिडर्सल प्रोसेस। तो अब उसके चक्कर में इनका जो है स्टॉक और गिर जाएगा। स्टॉक इन द सेंस की उनका सेल या फिगर्स जो है वो गिर जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अभी क्या चल रहा है। NHAI प्लान्स नेशन वाइड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। बेसिकली क्या है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है प्लेस करे अलोंग द हाईवेज, ताकि वहां पे भी नेटवर्क इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके, जिसका ओवरऑल जो कॉस्ट आने की फिजिबिलिटी है वो 35,000 करोड़ की है। मतलब बजट एस्टिमेट 35,000 करोड़ का है। तो ये था। और सेकंड चीज जो है, अभी 1,40,000 किलोमीटर को हाईवे का नेटवर्क है दहाई के पास, ये आप याद रखना। और दहाई, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बेसिस पे करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क को बिछाने में। दहाई जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के करेंगे। और ये
चाहते हैं बैरियर फ्री टोलिंग और स्मार्ट हाईवेज बनाना बिसाइड्स इनेबलिंग लीजिंग आउट ऑफ एक्सेस नेटवर्क। तो यहाँ पे मतलब बैरियर फ्री कर देंगे, बेसिकली वो सैटेलाइट ड्रिवन सिस्टम ही कर देंगे। उसके बाद जो है रिवेन्यूज आप देखोगे 2017-18 में 22,000 करोड़ टोल टैक्स जो है वो कलेक्ट होता था। आज 54,811 करोड़ है। मेरे को तभी बहुत ही गंदा लगता है कि जब गड्ढे मिलते हैं रोड्स पे, इवन इवन आप ये देखोगे हाईवे जो है कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं तब भी पूरा टोल लिया जाता है। तभी तो वो टैक्स पेयर के लिए तो मतलब कोई सुविधा है ही नहीं किसी भी मामले में। मिडिल क्लास को अब अपर मिडिल क्लास या पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब क्यों? क्योंकि उनकी टैक्सेस ही सारे गवर्नमेंट ही ले जाती है, और उसके बाद कोई सर्विस है, रोड भी हमारे टैक्स के पैसे से ही बनता है और उसके बाद फिर से हमसे ही टैक्स कलेक्ट किया जाता है। Railtel has used the track network of railways to lay 62,000 route kilometer optical fiber duct, while PGCIL Arm Power Grid Teleservices owns and manages the network under the brand name PowerTel. Has an overhead optic fabric network using optic ground wire on power transmission lines and its transmission lowers for the mobile communication। ओवरऑल समझ में आ गया, 35,000 करोड़ की कॉस्ट आएगी, हाईवेज के ऊपर भी इंटरनेट आ जाएगा, बैरियर फ्री टोल टैक्सिंग हो जाएगी, और टोल टैक्सी का कलेक्शन इतना बढ़ गया 22,000 से 54,000 हो गया लगभग 1.5 टाइम्स, 2.5 2.4 टाइम्स। मोस्ट एजेंसी सीज द फाइनेंशियल 25 जीडीपी ग्रोथ बिलो आरबीआई फोरकास्ट। आरबीआई ने 7.2 फोरकास्ट किया हुआ है। द लेटेस्ट फोरकास्ट बाय एजेंसीज आर 25 बेसिस पॉइंट लोअर देन द आरबीआई, ऐसा बताया गया है। These agencies had earlier predicted 7%। आरबीआई ने अभी तक जो ग्रोथ प्रोजेक्शन दी है इंडिया की जीडीपी की वो 7.2 ही रखी है। आरबीआई सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर कंडक्टेड इन सितंबर showed a median जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ FY25 एट 6.9%। वो प्रोफेशनल बोले 6.9%, बट आरबीआई ने मेंटेन किया है 7.2%। इंडिया की इकोनॉमी जो फर्स्ट क्वार्टर में वो 6.7% ही ग्रो की थी, but RBI has projected जीडीपी ग्रोथ ऑफ 7% इन Q2 FY25 और Q3 में 7.4 और Q4 में 7.4। हाउएवर सम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट द Q2 ग्रोथ जो 7% है वो 6.5% ही करेगी। We are seeing a slowdown in high frequency data, which, despite signs of the improvement in rural consumption, may not be enough to offset the weakness in the industrial data, posing mental downside risk to the RBI Q2 FY। बस यही बोला जा रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका और इंडियन एंड एशियन इकोनॉमिक्स जो है वो ये बोल रहे हैं कि जो आपका है वो फोरकास्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि जो 7.2 आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया है तो उससे नीचे जा सकते हैं। उसके पीछे रीजन है कंजप्शन सही से नहीं बढ़ी, रूरल की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो भी 56.5 पे पड़ा है, जो कि 8 मंथ लो है, और सर्विसेज का भी जो है 10 मंथ लो है तो पड़ा है। कलेक्शन ऑल्सो जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी मोडेस्ट ही है, वो इतना ग्रो नहीं किया, 6.5% ही ग्रो किया। तो इन सारी चीज पे ऐसा फोरकास्ट लगता है कि ये थोड़ा सा मार्जिन जो प्रेडिक्शन है उससे शॉर्ट रह जाएगी ग्रोथ। देखते हैं आगे क्या हो। लेगेसी ब्रांड स्पिरिट नहीं लगती टू व्हीलर। मैं तो ये दिखाना चाह रहा था कि ओला ईवी आए थे, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट था 40% मार्केट शेयर था, अब गिर के सिर्फ 29% रह गया अगस्त सितंबर में। 6 महीने के अंदर इतना मार्केट शेयर लूज करना इटसेल्फ वही है कि जब तक आप पोस्ट सर्विस और यू नो मेंटेनेंस चीजें नहीं दोगे तो आप ऑप्शंस और इतने हाई प्रोडक्ट की तो फिर वो सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। आज का वर्ड ऑफ द डे है एक्सटॉर्शनेट। एक्सटॉर्शनेट का मतलब होता है ग्रेटली एक्सीडिंग बाउंड्स ऑफ और रीजन, स्टीप, आउटरेजियस, मतलब कुछ भी ज्यादा आउटरेजियस, बेसिकली थोड़ा सा गुस्सा क्रोध दिखाना। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।